हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज विनबैक्स। विनबैक्स जो है एक बाईलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि भारत और वियतनाम के बीच में किया गया है। भारत और वियतनाम, जैसे नाम से ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, VIN स्टैंड्स फॉर वियतनाम। तो आपके लिए याद करना बहुत इजी हो जाएगा। 2022 में ये जो संस्करण है इसका, ये है तीसरा संस्करण यानी कि थर्ड एडिशन। और ये बाईलेटरल है, मतलब इसमें दो पार्टीज होंगी, एक पार्टी है हमारा भारत और दूसरा है वियतनाम। ये 1 अगस्त से लेकर के 2 अगस्त तक ऑर्गेनाइज किया गया चंडी मंदिर हरियाणा में। चंडी मंदिर एक जगह है हरियाणा स्टेट में, हरियाणा राज्य में वहां पे ये एक्सरसाइज जो है स्टार्ट की गई। और इसका जो थीम है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड अ मेडिकल टीम अंडर यूनाइटेड नेशंस कंटिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशंस। जैसे कि आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस के साथ जैसे कंट्रीज का जो टाइप होता है उसमें हर कंट्री पीस कीपिंग फोर्सेस भेजती है। तो अलग अलग देशों के अलग अलग सेना और डिफेंस फोर्सेस के बीच में ये जॉइंट एक्सरसाइज किए जाते हैं ताकि आपस में सौहार्द, कंपैटिबिलिटी और एक दूसरे के टेक्टिक्स वगैरह सीखने का मौका मिले, एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिले। ठीक है। और वियतनाम जो है हमारे साथ, ये वियतनाम का एक अच्छा भारत के साथ रिलेशनशिप जो है, इम्पोर्टेंट पार्टनर है वियतनाम किसमें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में और इंडो पैसिफिक विजन में। ठीक है। तो जैसे कि विनबैक्स का हमारा थर्ड एडिशन तो चला ही है, थर्ड एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। और मिलिट्री एक्सरसाइज में हमको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे थीम में एक वर्ड यूज हुआ है जिसका नाम है इंजीनियर। ठीक है। तो हमारी जो बटालियन, जो रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, वो है 105 इंजीनियर रेजिमेंट। जैसे अगर अभी आप देखे होंगे क्वेश्चन पेपर्स प्री के हिसाब से भी, करंट अफेयर्स मोस्टली प्री के हिसाब से ही हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन प्री के हिसाब से इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते। तो हमको थोड़े मोड़े उसके अंदर के पॉइंट्स वगैरह भी याद रखने हैं। तो इसके थीम को पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक है थीम के हिसाब से इंजीनियर कंपनी और दूसरा है मेडिकल टीम। ठीक है। और हमारी कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, 105 इंजीनियर रेजिमेंट ने। कहाँ पे हुआ, चंडी मंदिर में, 1 अगस्त से 2 अगस्त के बीच में, और इंडिया और वियतनाम के बीच में। तो इंडिया और वियतनाम और किन दो जगह पे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स है, एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और दूसरा है इंडो पैसिफिक विजन। तो जैसे कि आपको ये समझ में आया है, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से कॉपी में नोट्स बना करके इसको इस तरीके से ताकि रिवीजन के टाइम आप एक बार में उसको देख सके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है चाबहार डे। चाबहार डे जो है, चाबहार जो है, अगर आपको पता होगा तो चाबहार एक पोर्ट है, एक सी पोर्ट है ईरान के बैंक में, ईरान के समुद्री किनारे पे। और चाबहार डे जो है हमने कहाँ मनाया है, मुंबई में चाबहार डे सेलिब्रेट किया है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, हमारे शिपिंग मिनिस्टर, यूनियन शिपिंग मिनिस्टर, जो कि है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और साथ में इनका को इनॉग्रेशन किया था श्रीपद नायक जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, राज्य मंत्री है शिपिंग मिनिस्ट्री में। ठीक है। तो यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री कौन है, हमारे शिपिंग मिनिस्टर कौन है, हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, और श्रीपद नायक जी हमारे मिस मंत्र राज्य राज्य मंत्री इसी मंत्रालय में। ठीक है। तो ये जो चाबहार है, चाबहार कहाँ पे है, ये है गल्फ ऑफ ओमान में, और ये आता है ईरान में। गल्फ ऑफ ओमान मतलब कि वो जो एरिया है, जो खाड़ी है, वो ओमान की खाड़ी है, और वो किस कंट्री में है, वो है ईरान। चाबहार जो पोर्ट है वो भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईस्टर्न
सॉरी, सेंट्रल एशियन में भारत को एक्सेस के लिए जो पोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान में है। क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो कि सिर्फ 72 किलोमीटर, जो कि सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है कहाँ से, चाबहार से। कौन सा पोर्ट? ग्वादर पोर्ट। वो यूज होता है CPEC। अब CPEC हमको पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो वहां से चाइना ने जो है सी पोर्ट ग्वादर के थ्रू मिडिल ईस्ट और पूरे सेंट्रल एशिया में जो है ये सामान ट्रेडिंग वगैरह कर सकता है। तो उसी के कंपटीशन में भारत ने ही चाबहार पोर्ट का काम स्टार्ट किया था ईरान में, और ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट होता है। तो चाबहार डे मनाया गया भारत में कब? 31 जुलाई को, जुलाई के आखिरी दिन 31 जुलाई को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? मुंबई में। इनॉग्रेशन किया सरबानंद सोनोवाल जी ने, जो कि हमारे शिपिंग यूनियन मिनिस्टर है, और श्रीपद नायक जी भी, जो कि राज्य मंत्री हैं इसी मंत्रालय में। तीन कंट्रीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान, क्योंकि इंडिया ने स्पॉन्सर करा है। बना कहाँ पे है? ईरान में। और अफगानिस्तान को हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसे कि तालिबान में भी हमने अभी जो गेहूं और ये सब जो क्राइसिस वगैरह आया था, तो ये सारे गेहूं वगैरह जो हमने प्रोवाइड किया था वो चाबहार पोर्ट के थ्रू ही किया था। ठीक है, 2016 से हमारा जो है ये ट्रिपार्टिएट एग्रीमेंट चल रहा है। ट्रिपार्टिएट मतलब 3 सदस्यीय काम है ये। ठीक है, दूसरा चीज है कि पोर्ट, ये जो पोर्ट है ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है जो कि भारत की मदद से उसमें बनाया गया है ईरान में। इसमें 2 पोर्ट जो है वो इंक्लूडेड है, एक है शहीद बेहस्ती और दूसरा है शहीद कालंतरी। ठीक है, ये आपको मेरे हिसाब से तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने एंड ऑफ द माइंड रखिएगा, सो दैट कि जब अगर कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं कूट वाले, जिसमें आपको विकल्प चुनना होता है 1 या 2, 2 या 3, या इसमें से कौन सही है कौन गलत है, तो आप एक टॉपिक के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे उतना आपको ईजी होगा उसको आंसर को चूज करने में। तो इसीलिए ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, मेरे हिसाब से इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नारकोटिक्स, NCB। अब नारकोटिक्स क्यों है? क्योंकि अभी आपको पता है कि हमारी हमारा जो देश है वो मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्यों आज़ादी? क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे था हमारा? 76 इंडिपेंडेंस डे है हमारा। ठीक है, मतलब 75 हम पूरे कर चुके हैं और ये 76वां इंडिपेंडेंस डे हमारा चल रहा है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में NCB, जो कि होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसने 75 किलोग्राम ड्रग्स को डिस्पोज ऑफ यानी कि जला देने का एक टारगेट बनाया था। ठीक है, जिसमें से वो बहुत ही नियर अबाउट है और उसने काफ़ी हद तक उसको पूरा कर लिया है। और 1 जून 2022 को ड्रग डिस्पोजल कैंपेन चला था। ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स और ये सब की न्यूज़ वगैरह अक्सर टीवी में आती रहती है। तो ड्रग्स डिस्पोजल कैंपेन कब था? 1 जून 2022 को। टारगेट क्या रखा है? आज़ादी के अमृत महोत्सव में डिस्पोज ऑफ करने का ड्रग को 75,000 किलोमीटर, 75,000 किलोग्राम, आई एम सॉरी, 75,000 किलोग्राम। NCB का गठन कब हुआ था? 1986 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, क्योंकि ये एक इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है। इंटेलिजेंस एजेंसी एज वेल एज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पे ये आती है। ठीक है, NCB 1986 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग डिस्पोजल कैंपेन 1 जून 2022 को मनाया जाता है, तो इसको आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो है अपने आप में एक पहला प्रयास है, ये फर्स्ट है। ठीक है, और ये 30 जुलाई 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ? विज्ञान भवन। विज्ञान भवन कहाँ पे है? विज्ञान भवन है दिल्ली में, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट विज्ञान भवन जो है वो दिल्ली में है। इट वॉज हेल्ड बाई नेशनल लीगल
सर्विसेज अथॉरिटी नालसा। नालसा आपको पता होगा, नालसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है। नालसा के बारे में भी हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे अभी। नालसा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर 7 के लिहाज से भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के बारे में भी आपको पढ़ना होता है मेंस के लिए। तो नालसा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नालसा क्या है? लीगल, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है नालसा। और इसको इनॉग्रेशन जो किया था इस प्रोग्राम का 30 जुलाई 2022 को, वो किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। इसको अटेंड किन्होंने किया था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? मिस्टर NV रमन्ना। ठीक है। और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इस उपलक्ष्य में एक स्टैंप जो है, ये स्टैंप जारी किया गया था। ये स्टैंप को भी आप एक बार थोड़ा सा एक नज़र घुमा करके देख लीजिए। और इसमें ये लिखा था, अगर आप इस स्टैंप को जूम करके देखेंगे, कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है। इस स्टैंप में राइट टू फ्री लीगल एड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? राइट टू फ्री लीगल एड, मतलब कि हमारे देश के सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो मुफ्त में लीगल यानी कि कानूनन सेवाएं प्राप्त कर सके। ठीक है। फिर है भारत में 676 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि DLSA है। और उस DLSA के चेयरमैन कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज। जैसे आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, आपके जिला ऑफिस में एक जिला न्यायालय होगा, वहाँ के जो जज होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, वो चेयरमैन होंगे किसके? DLSA। L मतलब होगा लीगल, S मतलब सर्विसेज, A मतलब अथॉरिटी और D मतलब डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि ये नालसा मतलब कि ये नेशनल होता है, और LSA होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है। तो हमारे भारत में कितने हैं टोटल? 676 DLSAs हैं। और जिनको चेयरमैन कौन है जिनका? हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस। ठीक है। तो अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। वो टॉपिक है हमारा नालसा। नालसा मतलब कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये जो है नालसा का जो गठन हुआ था, वो हुआ था 1995 में, 9 नवंबर को। 9 नवंबर 1995 में इसका गठन हुआ था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज, ठीक है, टू एलिजिबल कैंडिडेट्स एज वेल एज ऑर्गेनाइज लोक अदालत टू रिजॉल्व केसेस टाइमली। लोक अदालत का गठन करना, कि जैसे बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं जजेस के पास और कोर्ट्स में, और उसमें तारीख पे तारीख जो है वो खींचती चली जाती है। तो लोक अदालत का गठन किया जाए, और जिसके तहत जो है जो केसेस निपटाए जा सकते हैं वो सारे केसेस निपटाए जाए। मोस्टली इन टाइप में सिविल सूट्स वगैरह निपटाया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पैट्रॉन चीफ ऑफ नालसा होते हैं। मतलब जैसे कि आपका DLSA के चेयरमैन कौन होते हैं? जिला के जज। तो वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो नालसा के चेयरमैन होंगे। ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म है वो सारे स्टेट लेवल पे भी ऐसा ही होता है। जैसे कि एक हमने अभी क्या पढ़ा? नालसा। नालसा के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और बीच में क्या बचा? स्टेट लेवल। तो जिस तरीके से नालसा काम करता है कि सभी को फ्री लीगल एड पाने का हक है। लीगल एड का मतलब होता है कानूनन मदद। वैसे पूरे भारत भर में, वैसे जिले में क्या है? DLSA। वैसे स्टेट लेवल पे भी होता है। तो नेशनल जो मेन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस इसके चेयरमैन होंगे। जिले वाले में कौन होगा? जो जिला जज होंगे, और जिला न्यायाधीश, आई एम सॉरी। और जो स्टेट के कौन होंगे? जो कि जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे वो होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होंगे वो होंगे हमारे स्टेट लेवल के लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के चेयरमैन। ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे नालसा या DLSA काम करता है, वैसे ही। ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस बर्डन ऑफ जुडिशरी। मतलब कि जुडिशरी के ऊपर बहुत भार है। जैसे अभी कुछ सर्वेज में आया था कि तकरीबन 2 करोड़ के करीब केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि कोर्ट्स के ऊपर बहुत भारी बर्डन पड़ता है।
तो इस बर्डन को, इस बोझ को हमारी न्याय व्यवस्था से कम करने के लिए नालसा टाइप के जो है एजेंसीज बनाई जाती है, जो कि लोक अदालत टाइप का इन सब चीज़ों का गठन करती है। क्या होता है कि बैंक्स वगैरह में भी जब लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सामने वाला लोन नहीं पटाता है, तो क्या हो जाता है कि वो केसेस जो है फिर से कोर्ट में चले जाते हैं। तो नालसा वगैरह जो है वो साइड बाय साइड कुछ ऐसे एजेंसीज वगैरह बना देती है कि बैंक आपको कोर्ट जाके डेट लेके ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप जो है क्या करो, लोक अदालत बनाओ, वहां जाके सेटलमेंट करो। फिर जैसे कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, वो भी इस टाइप के भी अलग, इस टाइप के केसेस कोर्ट जाके बिना मतलब का वेस्ट मत करिए टाइम कोर्ट का, वहाँ दूसरे टाइप के केसेस चलने दीजिए। फिर इसी तरीके से वो अलग अलग एजेंसीज बनाती है, और उनकी कोशिश क्या होती है कि वो जो ये बर्डन पड़ता है हमारी जुडिशरी के ऊपर, हमारे न्याय व्यवस्था के ऊपर, न्यायालयों के ऊपर, उसको कम कर सके थ्रू स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। और जो है ये जैसे वही बैंक वाला केस, फिर तारीख पे तारीख मिलेगी और बैंक का केस खिंचता चला जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि लोक अदालत बना दी है। आप वहां पे जाइए, वहां पे जाके सेटल करिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टास्क फोर्स टू मॉनिटर मंकी पॉक्स सिचुएशन इन इंडिया। हमारे पास 4 केसेस थे, जिसमें से एक की डेथ हो गई, 2 बचे केरला के और एक बचे दिल्ली के। कौन सा केस था? मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स में जब एक मृत्यु हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो सरकार है, इनको लगा कि जब मंकी पॉक्स से भी डेथ हो सकती है और डब्ल्यूएचओ ने पहले ही इसको पेंडेमिक घोषित किया हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया। और ये टास्क फोर्स अभी क्या करेगा, मंकी पॉक्स की सिचुएशन क्या है भारत पे उसका एनालिसिस करेगा। इसका हेड, इनके हेड कौन है? डॉक्टर वी के पॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि नीति आयोग के हेल्थ डिपार्टमेंट के मेंबर हैं। और इनके अदर मेंबर्स भी है, सेक्रेटरी ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, और जो फार्मा और बायोटेक के जो मेंबर्स हैं वो लोग। मंकी पॉक्स जो है एक, ये इस टॉपिक को थोड़ा सा याद रखिएगा, जूनैटिक डिजीज है, एक जूनैटिक डिजीज है। अब मंकी है तो जू में रहता है, तो जू से ये वाला जू आपको थोड़ा सा मैच करेगा, तो उसे जूनोटिक डिजीज है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ये जो वायरस है, ये बिल्कुल स्मॉल पॉक्स के परिवार से ही आता है। ठीक है, जिस प्रकार का वायरस स्मॉल पॉक्स में होता है, सेम उसी प्रकार का वायरस जो है वो मंकी पॉक्स में भी होता है। ये जो है एक्चुअल में वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में ही था पहले, बट क्योंकि आजकल मतलब आना जाना और ये सब फ्लाइट्स वगैरह से लोग इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, तो ये धीरे धीरे जो है वो पूरी दुनिया भर में फैल गया है। पूरी दुनिया में तकरीबन 15,000 के करीब केसेस एक्चुअल में हैं अभी। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में मेरी कोशिश है कि मैं एक और छोटा सा स्लाइड बनाऊं और इसके बारे में आपको बताऊं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ये एक, अगर सक्सेसफुली अच्छे से काम किया तो ये क्रांति होगी। जैसे हम ये बैटरी वाली कार्स देख रहे हैं, अभी डीजल पेट्रोल के कार्स थे, जो बैटरी वाले कार्स हैं, इससे भी काम चल रहा है कि वो बैटरीज को भी लिथियम आयन बैटरी से शिफ्ट करके किसी दूसरे आयन बैटरीज पे जा रहे हैं। क्योंकि भारत या किसी गर्म देश में ये बहुत सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बैटरीज ब्लास्ट कर जाती है, आग लग जाती है। तो लेकिन इसका भी एक अच्छा तोड़ जो है अभी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने निकाला, वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है, ये लोग, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, ये बहुत ही लो कॉस्ट है और ये पोल्यूशन फ्री है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें ये एक कार्बन फ्री एनर्जी होगा। इसमें अभी एक रिसर्च चल रहा है, और भारत में आईआईटी खड़गपुर ने एक बैटरी बनाई भी है, अभी उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। और देखिए, जो ये वाला जो फ्यूल था हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसको पहले प्लैटिनम से बनाते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता था। बट अब कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कुछ एक नया वो लिया हुआ है, दूसरे कार्बन्स या ऑक्सीजन्स या इस टाइप के कुछ अलग मेटल्स, नॉन मेटल्स एलिमेंट्स से इसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर सक्सेसफुली हो गया तो ये भी एक एनर्जी की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति होगी, खासकर ग्रीन एनर्जी के तौर पे। और भारत भी इसमें बहुत जैसे आईआईटी खड़गपुर वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में एक नया मैं वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, थोड़ा सा मेरे को इसमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो है, इसने बताया है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से क्या होगा, ग्रीन एनर्जी जो है हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना लेंगे। प्लैटिनम का इन्वॉल्वमेंट इससे कम होगा और हम इसमें दूसरे मेटल्स यूज कर लेंगे, क्योंकि प्लैटिनम थोड़ा महंगा पड़ता है।
ठीक है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कोविन रीपर्पस्ड फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखिए, ये भारत के इंटरनेशनल पॉलिसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोविन जो है ये हमारा इंडिजिनस मतलब एक स्वदेशी सिस्टम था, जो कि एक साइट, एक पोर्टल, एक ऐप के जरिए आपका वैक्सीन का स्टेटस, आपके आसपास में को कोविड का स्टेटस, फिर आपके जो सर्टिफिकेट्स से आपने वैक्सीन लगवाया उसका स्टेटस वगैरह ये बताता था। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जा रहा है। तो इसमें क्या है कि ऐसे भारत में भी कोविड के बाद ये आया था एग्जिस्टेंस में, लेकिन भारत सरकार ने, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया, अपना डाटा दिया है, उसको यूज करने के लिए ब्लड डोनेशन से लेकर के ऑर्गन डोनेशन तक भी कोविन ऐप के जरिए करना चाहती है। और ये जो कोविन जो ऐप है, इसके साथ इंटरनेशनल मेमोरेंडम MOU साइन करने वाली जो कंट्री है, वो अभी रिसेंट कंट्री कौन सी है? गुआना। ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की तरफ ये जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोविन कोविन का फुल फॉर्म क्या है? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड सर्विस है जो कि आरोग्य सेतु और उमंग ऐप के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट वो है, कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स ये एक ये वैक्सीन है जो कि हमारे भारत में 12 से 14 साल के बच्चों को ये वैक्सीन दी गई थी, और ये इसका स्टार्टिंग कब से किया गया था? 16 मार्च 2020। तो 12 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को जो वैक्सीन लगी है उसका नाम है कोर्बेवैक्स। और ये जो ड्राइव थी, जो मुहिम थी, ये स्टार्ट कब कब से की गई थी? 16 मार्च 2022 से। ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको ये करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स वगैरह बताए हैं, इनको जा करके आपको थोड़ा सा एक वन वर्ड वन लाइनर टाइप के नोट्स बना लीजिए, थोड़े कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर लीजिए, ताकि बाद में जब एग्जाम के हफ्ता 10 दिन पहले आप रिवीजन करें तो आपको ये समझ में आ जाए। और एकदम से अभी पढ़ने के बाद डायरेक्टली एग्जाम के पहले नहीं जाना है मेरे हिसाब से। इसमें कम से कम महीना 2 महीना में एक आध रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दूसरे एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।